मित्रों नमस्कार। आप हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। आप जानते हैं कि आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। हम लोग करंट अफेयर्स को मंथली कवर करते हैं और बहुत ही प्लान से, जिससे बहुत कम मेहनत में हम एक बहुत बड़े इस महत्वपूर्ण सेक्शन को तैयार कर पाएँ। ठीक, तो उसी स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स की कड़ी में हम सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा वो सितंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो फटाफट जल्दी से जुड़ जाएं और शेयर कर दें। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहां इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। ठीक, तो जल्दी से फटाफट शेयर करें, एक एक लाइक करें और जो लोग न जुड़े हों जल्दी से जुड़ जाएं। और कुछ नए लोग भी हैं तो नए लोग समझ लें कि आपकी पेन कापी खुली होनी चाहिए और जो भी बातें यहाँ मिलेंगी उसको नोट करना है, ऊपर बाकायदा नोट्स बनाना है, जिससे आपके करंट अफेयर्स के मंथली इस तरह से नोट्स प्रिपेयर होते रहें। ठीक, जिससे जैसे ही करंट अफेयर्स समाप्त होगा एक आध दिनों में वीडियो में लिंक लग जाता है किसका, करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों का, या लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से आप उस करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट को ले सकते हैं, या तो कहां से, अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के करंट अफेयर्स सेक्शन में वहां से जनवरी से लेकर अब तक का पूरा वीडियो बेस्ड एमसीक्यू बिल्कुल कंप्लीट है। आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले कम से कम जनवरी से अब तक का करंट अफेयर्स मेंटेन कर लें। ठीक, तो फटाफट शेयर करें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता है हर बार की तरह इस बार भी सेशन कैसे रहने वाला है। हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और इस सितंबर महीने में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट, जितनी भी रिपोर्ट, सेंसेक्स, जो भी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जो प्रमुख पुरस्कार हैं, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विविध खबरें जो होती हैं, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन हुए हैं, उन सबको हम लोग कवर करते हैं। इस बार भी कवर करेंगे और हर बार की तरह हर महीने की जैसे तिथि दिवस को कवर करते हैं वैसे इस बार भी सितंबर महीने के प्रमुख तिथि दिवस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो बड़ा ही शानदार रहने वाला है, बस आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। बहुत ही कम समय में हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को देख लेंगे। देखिए, जो हम लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, आप इसके पहले एग्जाम में कंपेयर किए होंगे कि पीईटी के एग्जाम में भी आपका ये स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स काफ़ी कारगर रहा और बहुत कम मेहनत में आप लगभग सभी प्रश्नों को, करंट अफेयर्स के पूछे गए सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाए। उसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे जेल वार्डन के एग्ज़ाम रहे हों, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में आप अपनी स्ट्रेटजी से काफ़ी सफल रहे। पिछले संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है आइए उसे भी देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए हैं, प्री के एग्ज़ाम हुए हैं, आईएएस प्री जो परीक्षा हुई है, अगर उसकी बात करें तो देखिए उसमें जो सीधे करंट अफेयर्स का सवाल कह सकते हैं, वैसे तो वो जो वहाँ एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर स्टैटिक और करंट को जोड़कर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर प्योर करंट अफेयर्स के सवाल पूछें तो देखिए उसमें 1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे प्रश्न हैं जिसको कहा जा सकता है कि वो सीधे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे और स्टैटिक के साथ की जोड़ कर किए हैं तो भी, लेकिन ये सीधे ये 5 के 5 प्रश्न हम जो स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स मंथली कवर कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। कैसे, देखिए लिखा है, एक सवाल है, ये देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से सवाल पूछा था। एक प्रश्न किससे, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से। और आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, करीब 15-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से हमने अलग से वीडियो दे रखा था और ये प्रश्न आपके उस वीडियो पर आधारित है। उस वीडियो में इन प्रश्न के सारे बिंदुओं पर चर्चा हम लोगों ने कर रखी थी। ठीक, तो एक तो इन्होंने पूछ रखा है आदर्श वाक्य और दूसरा कौन से नए खेल इसमें शामिल किए। तो ये बातें हम लोगों ने अलग से सेपरेट वीडियो में, छोटे से वीडियो में पहले ही पढ़ रखा था। दूसरा प्रश्न आया था कहाँ से, देखिए जो दूसरा प्रश्न आया है ये है कि धौलावीरा से। देखिए कहाँ से आया है, धौलावीरा से। तो हम लोगों ने जब देखा था कि यूनेस्को की साइट्स में दो स्थान यूनेस्को की साइट्स में शामिल किए गए हैं, तो उसमें धौलावीरा भी था और वो 64 योगिनी मंदिर था। इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा था और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, एक प्रश्न है धौलावीरा से, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था बाकायदा और वहाँ के ग्राफिक्स भी देखे थे, धौलावीरा क्यों जाना जाता है अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। और दूसरा है कि मध्य प्रदेश की मुरैना में जो 64 योगिनी मंदिर है वहाँ से सवाल आया है। तो
तो बाकायदा इसमें पूछ रहा है कि कौश राजवंश ने किसका मंदिर है, किस देवता से संबंधित मंदिर है, तो बाकायदा हम लोगों ने पीछे के अपने करंट अफेयर्स के सेशन में इसे पढ़ रखा था। ठीक, तो ये जो सीधे के सीधे सिविल सर्विसेज में भी, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी जो सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का, उसमें भी जो सीधे करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे, वो सीधे के सीधे करंट अफेयर्स के सवाल आपके वीडियो पर जो स्ट्रेटजिक हैं, डेली नहीं है, दिन भर के 3 बार नहीं है, साल के दिन में 3 बार और साल के 40,000 सवाल पर हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रेटजिक काम कर रहे हैं। और उस स्ट्रेटजिक तरीके से अभी पीसीएस का पेपर होने वाला है। पीसीएस के पेपर के बाद हम फिर प्रश्नों को लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपके स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स का फायदा मिला है। ठीक, तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग अपने सत्र को आगे ले चलते हैं। सब लोग पेन कापी खोल लें और उस पेन कापी से जो भी जरूरी बिंदु होंगे नोट करते रहें, जैसे हर बार नोट करते हैं। जो नए हैं वो भी नोट करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए अपने करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग आगे ले चलते हैं। पेन कापी लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाएं और जो भी जरूरी बातें हैं उसे नोट करते चलें। और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सबसे पहले सितंबर माह के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस पर बात करेंगे। ठीक, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सितंबर माह के प्रमुख तिथि दिवस और वर्ष के प्रमुख जरूरी तिथि दिवस हम लोग हर महीने कवर करते चल रहे हैं। और लास्ट में आप एक लिस्ट बना लेंगे जिससे हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। तो देखिए जो प्रमुख तारीखें हैं उसमें 4 सितंबर है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। 4 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस है वो थीम रहा फॉरेस्ट लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो 4 सितंबर को जो राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है उसका जो थीम रहा उसे नोट करेंगे, फॉरेस्ट लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे 4 सितंबर। और 5 सितंबर बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है कि 5 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है क्योंकि ये फिलॉसफर थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये फिलॉसफर थे, दार्शनिक थे और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हुए और भारतीय दर्शन पर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार जो केंद्रित विषय था, थीम था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता विषय का, लिटरेसी फॉर ह्यूमन। नोट करेंगे आप, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, डिजिटल डिवाइड, द डिजिटल डिवाइड। ठीक, तो 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जल्दी से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भारत की साक्षरता कितनी है। फटाफट आप आंसर करें कि भारत की साक्षरता कितनी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 2 प्रश्न हैं मेरे, मानसिक कसरत हर बार की तरह हम लोग करते चलेंगे। भारत की साक्षरता कितनी है और उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? फटाफट जल्दी से। चलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने
हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो याद रहे, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। और राजभाषा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 343 में, राजभाषा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया है और 344 में राजभाषा आयोग के बारे में प्रावधान है। तो ये दो आर्टिकल्स भी आप याद रखेंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस, तो 74.04% भारत की साक्षरता, 69.72% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। तो जिन लोगों ने अपने उत्तर में ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और इस बार जो थीम रहा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। देखिए ये रहा क्या, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम था। 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आप जानते हैं पर्यटन एक बहुत बड़ा, जहां पर्यटन से ज्ञान तो बढ़ता ही है, पर्यटन एक बहुत बड़ा हर देशों के लिए एक सोर्स है, राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है और विदेशी मुद्रा की आय का बहुत बड़ा स्रोत है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विकास काफ़ी मजबूती से होता है। 27 सितंबर का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का, जो थीम था समावेशी विकास के लिए पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ठीक। और 30 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस। हर साल 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को कब मनाया जाता है? सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक। तो सितंबर माह के तिथि दिवस से हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप नोट करते चलेंगे। जनवरी से लेकर के सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको मिल चुका है और जो आगे नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर तक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप सितंबर तक के और तब तक अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो स्ट्रेटजिक हम लोग जैसे मंथली कवर कर रहे हैं आप उसे बिल्कुल मेंटेन रखेंगे, ठीक। और अगर आप इतना करे रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत बेहतर अच्छे से सफल होंगे। चलिए हम लोग अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समिट जो सितंबर महीने में संपन्न हुई हैं और उसमें अगर देखा जाए तो दो प्रमुख बैठकें संपन्न हुई हैं। एक तो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है और दूसरा SCO सम्मेलन। तो देखिए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 9 सितंबर 2021 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, ठीक। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स का पूरा नाम फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप। ब्रिक्स का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें सब लोग, फटाफट कमेंट बॉक्स में सबको आंसर करना है। ब्रिक्स का पूरा नाम BRICS। और जो लोग नए हैं इस सत्र में, जो लोग नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, वो नोट भी करते चलेंगे जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 देशों का एक संगठन है। इसका 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। अगर बात करें कि 13वां शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था, तो निरंतरता, समीकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सम्मेलन। निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सम्मेलन। आप इस थीम को नोट करेंगे, जिस थीम को ध्यान में रख करके 13वां बैठक किया गया है। तो आमतौर पर जिस संगठन का समिट होती है उस संगठन का पूरा नाम, कितने मेंबर्स हैं, कौन सी समिट है, आमतौर पर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। भारत की कुल तीसरी बार क्या कर रहा है, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। इस 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो खास बात रही, आइए उस पर बात कर लेते हैं।
तो इसे आप नोट करेंगे। भारत ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्राथमिकता के 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया। वो 4 क्षेत्र कौन हैं जिस पर जोर दिया गया है? बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी को अपनाना और लोगों के मध्य मेल मिलाप। तो ब्रिक्स सम्मेलन में जो फोकस था वो था बहुस्तरीय प्रणाली विकसित करना, आतंकवाद का विरोध करना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और लोगों के मध्य मेल मिलाप। ठीक, और पूरा जो फोकस था, ये सबसे बड़ा काम हुआ कि ईरान को क्या किया गया है ब्रिक्स सम्मेलन में, तो जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उन्होंने इस दिल्ली के संयुक्त घोषणा पत्र, इसको क्या नाम दिया गया? दिल्ली संयुक्त घोषणा पत्र, उसे एक्सेप्ट किया। तो दिल्ली संयुक्त घोषणा पत्र को एक्सेप्ट किया जो 13वां शिखर सम्मेलन है उसमें जिस पर फोकस था। ठीक, ब्रिक्स देशों द्वारा कुछ नई पहल की गई है। उसमें है एक कि ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसीज के प्रमुख ये सब आपस में मिले हैं और तय किया है कि सुदूर संवेदन उपग्रह, जो हमारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, उन सब की जानकारी आपस में ये लोग साझा करेंगे। तो एक बड़ा फैसला हुआ है, ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख ने नई पहल की है और वहां तय किया है कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं सभी देशों के, ब्रिक्स सदस्यों के, उनके आंकड़ों को आपस में साझा करेंगे। ठीक, और दूसरी खास बात है कि ब्रिक्स अलायंस ऑन टूरिज्म, तो ब्रिक्स देशों के बीच आपस में पर्यटन को और बेहतर करना। और तीसरा है ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की स्थापना की गई है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख 13वें शिखर सम्मेलन की बात है। तो ये था क्या? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक, चलिए अगला जो सबसे प्रमुख शिखर सम्मेलन हुआ है वो है 21वां SCO शिखर सम्मेलन। तो आपको बताना है SCO का पूरा नाम संघाई सहयोग संगठन। क्या है? संघाई सहयोग संगठन। आपके अपने YouTube चैनल पर सेपरेट वीडियो डाला गया है, महाद्वीप और महासागर, एशिया महाद्वीप, स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज के मैप वाली क्लास में आप एशिया महाद्वीप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेपरेट क्लास SCO के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो जो एक दूसरी प्रमुख समिट हुई है वो है 21वां SCO शिखर सम्मेलन। SCO का पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन। और 17 सितंबर 2021 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, कहाँ पर? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह बैठक संपन्न हुई है और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक की अध्यक्षता इमोमाली रहमान ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। और ये कौन है? तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इक्कीसवें शिखर सम्मेलन, 21वें SCO शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है और SCO का पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। ये जो 21वीं बैठक संपन्न हुई है वो 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, कहाँ बैठक संपन्न हुई है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ये बैठक संपन्न हुई है और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस बैठक की अध्यक्षता करी, इमोमाली रहमान। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? इमोमाली रहमान, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है और 21वीं बैठक थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया इस बैठक को और व्यक्तिगत रूप से भारत की ओर से इस समिट में भाग लिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO की बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लिए और हमारे प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया। और संघाई सहयोग संगठन में कुल वर्तमान में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इन 8 पूर्णकालिक सदस्यों का नाम आप नोट करेंगे। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसे आप नोट करेंगे, फिर से मिलाएंगे। भारत, चीन, रूस, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। एससीओ में 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन कौन? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और 6 वार्ता भागीदार देश हैं। 6 वार्ताकार भागीदार देश कौन है? अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। ये 6 देश वार्ता भागीदार हैं, 4 देश पर्यवेक्षक हैं, 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। और वो जो 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है एससीओ का, उसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पर ईरान की अस्थायी सदस्यता के लिए जो भी विधिक कार्रवाई थी, सिग्नेचर होने थे, बैठक होनी थी, सहमति होनी थी, वो बनी और अब ईरान अस्थायी सदस्य हो जाएगा, इस पर सहमति बनी है। ठीक, तो ये 2 प्रमुख समिट आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स और एससीओ। और ब्रिक्स और एससीओ के बारे में भी उनके नाम को लेकर के हम लोगों ने थोड़ा डिटेल किया। चलिए हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन याद रहे अपने चैनल के वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाना न भूलें। गूगल पर जाना होगा, वेबसाइट सर्च करना होगा। वेबसाइट के मेनू में आपको मिलेगा विविध जीके, पूरा विविध जीके का नोट्स वहाँ प्रिपेयर है। प्रमुख पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, इन सब पर एक बहुत ही शार्ट नोट वहाँ पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ हिंदी के प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं। सभी क्लासेस के वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस सेट हैं, जॉब अलर्ट है, गाइडेंस है और मॉडल पेपर है। जो भी सामने एग्जाम होते हैं उसके मॉडल पेपर यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप अपने वेबसाइट पर विजिट करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वेबसाइट के बारे में जरूर बताएं। चलिए हम अपने सत्र को आगे ले चलते हैं। सितंबर माह के प्रमुख सूचकांक पर बात करते हैं। कुछ इंडेक्स आए हैं, उसको हम लोग डिटेल कर लेते हैं। एक है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। ठीक, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये 165 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को 5 आधारों पर रैंकिंग दी जाती है। इस रिपोर्ट में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है, उसमें 5 आधारों पर कुल 165 देश, इसके पहले तक 162 होते थे, इस बार 3 नए देश शामिल किए गए हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे कि वो 3 नए देश कौन हैं, जहां से सवाल हो सकता है। तो 165 देशों की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 5 आधारों पर, वो 5 आधार कौन हैं इसे आप देख लें। सरकार का आकार, विधिक ढांचा और संपत्ति का अधिकार, अस्थायी मुद्रा तक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, साख श्रम व्यवसाय का विनियमन। तो इन 5 आधारों पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 165 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी जाती है। अगर बात करें कि जो 165 देश हैं उनमें जो रिपोर्ट है उसमें सबसे टॉप पर कौन सा देश है, तो हांगकांग सबसे प्रथम स्थान पर है और अंतिम पायदान पर 165वें नंबर पर वेनेजुएला आया है। ठीक, अगर बात करें कि इस रैंक में, इस रिपोर्ट में भारत का स्थान, तो भारत 108वें पायदान पर है। 165 देशों की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 108वां स्थान है। और वर्ष 2021 में वो 3 नए देश कौन से हैं जो शामिल किए गए हैं। इसके पहले तक 162 देशों से ही ये रिपोर्ट आती थी, लेकिन 3 नए देश कौन कौन हैं? कोमोरोस, जिबूती और सोमालिया। कोमोरोस, जिबूती और सोमालिया, ये 3 नए देश इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। ठीक, तो आप इसे मेंटेन करेंगे, सारी बातें लिखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या आधार हैं, वो आधार कौन कौन से हैं, कितने देश शामिल होते हैं, टॉप पर कौन है, लोएस्ट कौन है, भारत का कौन सा स्थान है। ठीक, 3 नए देश कौन शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2021 GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे वीपो द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दो संस्थान हैं जो इसे जारी करते हैं। तो जारीकर्ता संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और पोर्ट लुइस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगर बात करें कि 2021 में थीम क्या रहा, तो थीम रहा कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक, कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। कुल 81 संकेतक के आधार पर, कितने इंडिकेटर्स हैं? 81 संकेतक के आधार पर 132 देशों की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग इसमें दी जाती है। और इस रैंकिंग में लगातार स्विट्जरलैंड इस बार फिर पहले स्थान पर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 अंक ऊपर आकर के 46वें पोजीशन पर है। तो इसके पहले 48वां स्थान था, इस बार 46 पोजीशन है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के टॉप 5 में पहली बार दक्षिण कोरिया को स्थान मिला है। तो टॉप 5 में दक्षिण कोरिया देश शामिल हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक, तो ये है दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक। एक तीसरा भारत में राज्य खाद्य सूचकांक 2021 जारी हुआ है। देखिए, राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 जारी हुआ है। अगर बात करें कि ये जारी कौन करता है, तो फसाई जारी करता है। ठीक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो लोग नए हों उनको मैं बता दूं कि भारत के प्रमुख नियामक संस्थान के नाम से मैंने एक क्लास डाल रखी है आपके चैनल पर। भारत के प्रमुख नियामक संस्थान के नाम पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और वीडियो बेस्ड MCQs लगा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ना देखे हों, एग्जाम से पहले उस क्लास को जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में जाना है या सीधे यूट्यूब पर आपको सर्च करना है स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज प्रमुख नियामक संस्थान। जो क्लास मिलेगी उसको प्रॉपर देखना है। लगभग 10 महत्वपूर्ण नियामक संस्थान को मैंने वहां पर बताया है और उस पर जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं किसी एग्जाम में, उसे मैंने दिया है। तो उस पर एक टेस्ट भी आप जरूर दें। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहली बार इसे 7 जून 2019 में जारी किया गया था। 7 जून 2019 से जारी किया जा रहा है। 7 जून एक खास तिथि है, आप जानते हैं। 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इसे पहली बार जारी किया गया था। खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर जो राज्यों का प्रदर्शन सूचकांक है, ये उसे प्रदर्शित करता है और 36 राज्य संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है और कुल 3 कैटेगरी बनाई गई है। इस 36 राज्यों की कुल 3 कैटेगरी बताई गई है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ शासित प्रदेश। अगर रिपोर्ट में देखें तो देखिए, बड़े राज्य में सबसे नंबर 1 पर है गुजरात और सबसे नीचे है बिहार। तो राज्य खाद्य सूचकांक के प्रदर्शन में सबसे टॉप पर, बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे टॉप पर गुजरात और सबसे बड़े राज्यों में खराब हालात में बिहार का प्रदर्शन है। छोटे राज्यों में सबसे टॉप पर है गोवा और छोटे राज्यों में सबसे लोएस्ट है मिजोरम और संघ शासित प्रदेशों में सबसे टॉप पर है जम्मू कश्मीर और सबसे नीचे पायदान पर है लक्षद्वीप। ठीक, तो देखिए 3 सेटअप और तीनों के ये बड़े राज्य और सबसे बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे टॉप परफॉर्मर और लोएस्ट परफॉर्मर। ठीक, अगर बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में आता है और उत्तर प्रदेश 59 अंकों के साथ इस सूचकांक में 5वें पायदान पर है। ठीक, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वें पायदान पर आता है। तो ये है जानकारी राज्य खाद्य सूचकांक की। कौन जारी करता है, क्या जारी किया जाता है, इससे कौन सी रिपोर्ट आती है, किस प्रकार से श्रेणी बनाई गई है और श्रेणी में टॉप परफॉर्मर और लोएस्ट परफॉर्मर कौन है। ठीक, चलिए हम अपने इस क्लास को आगे ले चलते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी करंट अफेयर्स, मंथली कवर किया जाता है। हर वीडियो पर वीडियो बेस्ड MCQs है। आपके चैनल की एक खास बात है, तो आप भी देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर रखें और अपने यार मित्रों को भी जरूर आप अपने चैनल के बारे में शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए फटाक से शेयर कर दीजिए, एक लाइक करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए,
जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने खास दोस्त को इस क्लास को, और फिर हम लोग एक एक लाइक करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नए मिशन की शुरुआत की गई है। अगला 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही काम करेगा। इसका जो प्रारंभ है, इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, रेल कौशल विकास योजना का जो उद्देश्य है, अगर उसकी बात करें तो बेरोजगार युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। और इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 50,000 युवा रोजगारों को तैयार करना है। ठीक, जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करना है। कितने? 3 साल में 50,000। और इस कार्य के लिए जो नोडल एजेंसी तय की गई है वो DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी है। और ये अप्रेंटिसशिप से अलग होगा। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप होता है वो बिल्कुल अलग है। और प्रशिक्षु इसमें प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, और वो प्रमाण पत्र प्रशिक्षण के बाद वो प्रमाण पत्र कौन देगा? राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक, तो एक नई जो शुरुआत 17 सितंबर से की गई है वो है रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही काम करेगी। और इस पूरे की नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो है वाराणसी का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक, चलिए अपने सेशन को हम लोग नोट कर चुके होंगे यहाँ से, और यहाँ से आगे ले चलते हैं। कार्बी आंगलोग चर्चा में रहा और कार्बी आंगलोग समझौता हुआ है। ठीक, कार्बी आंगलोग समझौता हुआ है। ये 4 सितंबर 2021 को एक समझौता हुआ है, और इस समझौते में शामिल हुए हैं कौन कौन? एक तो कौन? असम की सरकार, गृह मंत्री, भारत सरकार की ओर से गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, और कार्बी स्वायत्त परिषद है, जो कार्बी ओंगलांग एक परिषद है, और जो असम के 5 खास उग्रवादी संगठन हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये आपस में एक समझौता करके शांति की एक पहल है। इस प्रकार के समझौते की एक 1995 और 2011 में पहले भी पहल की जा चुकी है। तो ये कार्बी क्या है पहले ये देख लेते हैं। कार्बी आंगलोग एक असम का जिला है। कार्बी आंगलोग एक असम का जिला है, और यहाँ पर कुछ जनजाति समुदाय रहते हैं, जैसे कार्बी, डिमास, बोडो, हमार, तिवा, गारू, मान, ये आदि ढेर सारे आदिवासी समूह रहते हैं। और इसमें सबसे जो प्रमुख समूह है वो है कार्बी ओंगलाग। सबसे प्रमुख जनजाति समूह में कौन है? कार्बी ओंगलाग। और 1980 से ही कार्बी समुदाय अलग राज्य की मांग कर रहा है। ठीक, तो इस समझौते में अब फाइनली ये तय हुआ है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, ये दोनों मिलकर कार्बी समुदाय क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाएं स्थापित करेंगी। अर्थात इनके डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और दूसरा जो समझौता हुआ है, असम सरकार जो कार्बी ओंगलांग परिषद है, वहाँ की स्थानीय परिषद है, उसको और स्वायत्तता देगी, अर्थात उनके राइट्स में वृद्धि करेगी, उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखेगी, उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं करेगी। ठीक, तो ये है कार्बी ओंगलांग समझौता 4 सितंबर 2021 को। तो याद रहे कार्बी ओंगलांग असम का एक जिला है। ठीक, असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। असम की राजधानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें, असम की राजधानी क्या है? ठीक, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सेशन में, अगले पॉइंट की ओर। करंट अफेयर्स के सेशन में आप हैं। यूनेस्को, तो पहले आप एक मानसिक कसरत कर लीजिए, बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, यूनेस्को ने यूरोप के 5 देश की 3 नदियों को, कितने देश? 5 देश की 3 नदियों को, वो 5 देश कौन हैं? ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। कौन कौन?
ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, इनकी 3 नदी, इन देशों की 3 नदी मुरा, द्रेवा और डेन्यूब, मुरा, द्रेवा और डेन्यूब, इन 3 नदियों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कितने एरिया तक जाएगा? 5 देशों तक जाएगा, इसलिए आजकल ये चर्चा में है। तो यूरोप के 5 देश की 3 नदियों को बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने घोषित किया है। तो मित्रों चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं वो कौन से हैं और किसको ये पुरस्कार दिए गए। तो प्रमुख पुरस्कारों में अगर हम बात करें तो एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है इस बार, पहली बार अर्थ 60 पुरस्कार 2021। अर्थ 60 पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रीन एनर्जी है उस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन्हें दिया जा रहा है अर्थ 60 पुरस्कार 2021। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स द्वारा शुरू किया गया है और ख़ास बात है कि इस पुरस्कार में 2 भारतीयों ने जगह बनाई है। वो 2 भारतीय कौन हैं ये देख लेते हैं। पहला अर्थ 60 पुरस्कार 2021 जिसे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स द्वारा शुरू किया गया है और इस पुरस्कार में 2 भारतीयों ने जगह बनाई है। एक हैं विनीता उमाशंकर, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतर योगदान दिया है। ये स्कूल छात्रा हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इन्होंने एक ऐसा आयरन बनाया है प्रेस, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, जो सोलर एनर्जी से चलेगा। किससे? सोलर एनर्जी से चार्ज होकर के लाखों कपड़े प्रेस करने की क्षमता वाला आयरन इन्होंने बनाया है। तो निश्चित तौर पर ग्रीन एनर्जी की ओर इन्होंने काम किया है और कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन में ये फ़ायदा करेगा और बिजली की खपत कम करेगा। और दूसरे हैं विद्युत मोहन और इन्होंने क्या किया है, कृषि अपशिष्ट का निपटारा, कृषि अपशिष्ट का निपटारा करने के लिए एक यंत्र विकसित किया है। तो आप जानते हैं कि जो कृषि यंत्र है, कृषि अपशिष्ट है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो कृषि एक ऐसे यंत्र का विकसित किया है जो काफ़ी व्यापक पैमाने पर कृषि अपशिष्ट का निपटारा करने में सक्षम है। तो ये अर्थ 60 पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और दूसरा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक, दूसरा जो प्रमुख पुरस्कार है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 7 सेक्टर में दिया जाता है और इसको दिया जाता है CSIR द्वारा। किसके द्वारा? CSIR द्वारा। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है जो युवा वैज्ञानिक हैं, भारत में युवा वैज्ञानिक हैं, उनको प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को आगे बढ़ाना। और ये इस बार जो गया है वो जैव रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन के क्षेत्र में डॉक्टर कनिष्का, डॉक्टर गोविंद राजू को, इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप को, गणित के क्षेत्र में डॉक्टर जीनोम को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनक साहा को। ठीक, तो ये प्रमुख शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ये पुरस्कार स्थापित किया गया है। भारत में ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। ठीक, और इस बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो ये 2 प्रमुख पुरस्कार हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हेसन क्रेटर, हेसन क्रेटर, ठीक, ये चर्चा में है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है। क्रेटर माने वो डीप गड्ढा, और उस क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? हेंसन क्रेटर रखा गया है। क्या रखा गया है? हेंसन क्रेटर रखा गया है। दरअसल जो हेंसन क्रेटर हैं वो डॉक्टर मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया है। इस क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर क्यों है? क्योंकि यह नाम डॉक्टर मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मैथ्यू हेंसन पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले
पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर मैथ्यू हैंसन, और उन्हीं के नाम पर दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर है उसका नाम रखा गया है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा सा नया हुआ है। चलिए हम लोग ले चलते हैं अपने सत्र को आगे। 20 सितंबर 2021 को कनाडा में चुनाव संपन्न हुआ है। 20 सितंबर 2021 को कनाडा का संघीय चुनाव संपन्न हुआ है, और कनाडा के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है, मानसिक कसरत करते रहें कि कनाडा किस महाद्वीप का देश है। कनाडा किस महाद्वीप का देश है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कनाडा किस महाद्वीप का देश है। ठीक, तो जो लोग उत्तरी अमेरिका का उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। कनाडा विश्व का क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा देश है, और यूएसए और कनाडा उत्तरी अमेरिका के दो महत्वपूर्ण देश हैं। यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और कनाडा का बहुत सा हिस्सा किस एरिया में पड़ता है? शीत ध्रुव प्रदेश में पड़ता है। और कनाडा क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है, बड़ी फेमस जनजाति है जो शीत प्रदेश में रहती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कनाडा के शीत ध्रुवीय प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति निवास करती है जो अपने खास घरों के लिए पहचानी जाती है। तो जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इग्लू, उनका घर का नाम इग्लू है। तो जो लोग एस्किमो जनजाति का नाम ले रहे हैं बिल्कुल सही है, एस्किमो जनजाति का नाम बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्यूबा से खबर है। कहाँ से? क्यूबा से। तो क्यूबा दुनिया का पहला देश हुआ जो 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 का वैक्सीन शुरू कर रहा है। कोविड-19 का वैक्सीन बच्चों के लिए 2 साल से जो ऊपर हैं उसकी शुरुआत करने वाला पहला देश है कौन? क्यूबा। और सोबेराना 2, क्या नाम है? वैक्सीन का नाम है सोबेराना 2। तो क्यूबा भी किस महाद्वीप का देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। लेकिन आपको बताना है कि क्यूबा दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें कि क्यूबा दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। तो जो लोग कह रहे हैं कि चीनी का कटोरा बिल्कुल सही है, गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, और क्यूबा अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, RKS भदौरिया अभी तक क्या थे? RKS भदौरिया हमारे वायुसेना प्रमुख थे। इनके स्थान पर अब डॉक्टर VR चौधरी वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। तो वायुसेना प्रमुख में जो परिवर्तन हुआ है वो भदौरिया के स्थान पर VR चौधरी आए हैं। तो अब हमारे नए सेना प्रमुख कौन हैं? VR चौधरी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डुगोंग के संरक्षण के लिए, डुगोंग एक समुद्री जीव है, स्तनधारी जीव है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, और ये शाकाहारी जीव है। ठीक, इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु राज्य में एक राज्य संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु में डुगोंग का संरक्षण किया जा रहा है। किस राज्य में? आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। और डुगोंग समुद्री जीव है, इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, स्तनधारी जीव है। अब आपको बताना है कि डॉल्फिन और हिम तेंदुआ, इन दोनों के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? तो हिम तेंदुआ के लिए उत्तराखंड राज्य में, और डॉल्फिन के लिए बिहार के पटना में क्या बनाया गया है? संरक्षण केंद्र बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन क्या घोषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करें कि गंगा डॉल्फिन क्या घोषित किया गया है। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव, बिल्कुल सही। गंगा डॉल्फिन स्वच्छ जल की मछली है, और गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अभी तक संसद के लाइव टेलीकास्ट होते थे, उसके लिए राज्यसभा टीवी अलग है
और लोकसभा टीवी अलग होती थी। लेकिन इसके विलय की घोषणा पहले ही की गई थी, जो अस्तित्व में आया है 15 सितंबर 2021 को। तो 15 सितंबर 2021 को लोकसभा राज्यसभा टीवी का आपस में विलय करके अब एक नई टीवी अस्तित्व में आई है, क्या? संसद टीवी। तो अब लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी अलग अलग ना हो करके संसद टीवी के नाम से एक नए चैनल की शुरुआत की गई है 15 सितंबर 2021 को। ठीक, चलिए, केटली मछली, केटली मछली इसे कूपर या महासीर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? केटली मछली या कूपर, इसे महासीर मछली भी कहते हैं। और इसे सिक्किम राज्य ने क्या घोषित किया है? अपना राज्य मछली घोषित किया है। सिक्किम राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय है, और ये रेड डाटा लिस्ट घोषित करती है। और IUCN ने केटली मछली को लुप्त मछली के रूप में क्या किया है? वर्गीकृत किया है। इसे क्या माना है कि ये लुप्त मछली है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, नोट करना है केटली मछली। लद्दाख आजकल चर्चा में है, तो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख राज्य में 3 बड़ी घटना हुई है, 3 बड़ी शुरुआत की गई है। एक तो राज्य का पशु घोषित किया गया है हिम तेंदुआ को, राज्य का पशु घोषित किया गया है हिम तेंदुआ को। और हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत में क्या चल रहे हैं? प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया, पैंथेरा उनसिया इसका साइंटिफिक नेम है, और इसे घोषित किया गया है लद्दाख का राज्य पशु। और लद्दाख राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पक्षी घोषित किया है। किसको? काली गर्दन वाले सारस को, ब्लैक नेक्ड क्रेन को। ठीक, काली गर्दन वाले सारस को क्या घोषित किया है? अपना राज्य पक्षी। और इसे IUCN ने काली गर्दन वाले सारस को IUCN ने संकटापन्न घोषित किया है, डेंजरस जोन में इसे रखा है, और इसका संरक्षण भी हो रहा है। और लद्दाख में ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। क्या किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या नाम होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिंधु नदी के नाम पर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक, तो पहली बार सिंधु नदी के नाम पर विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, उसका नाम होगा सिंधु विश्वविद्यालय, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था कब? भारत सरकार की तरफ से अगस्त महीने में, 16 अगस्त 2021 को, अगस्त महीने में जब क्या आ गया था? तालिबानी शासन आया था, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए अफगानिस्तान के स्थानीय सहयोगियों की मदद से वहाँ से जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर ले आने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे कहा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक, तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? काबुल से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया अभियान। आजकल राजा ऋत्विक चर्चा में है। राजा ऋत्विक भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या बने हैं? 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि शतरंज किस देश का राष्ट्रीय खेल है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कुछ बढ़िया मानसिक कसरत भी बीच बीच में करते रहें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के तेज बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, और इन्होंने एक अभी अचीवमेंट हासिल किया है।
भारतीय तेज गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। भारत की ओर से सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मात्र 24 मैच में इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। ठीक, मात्र 24 टेस्ट मैच में इन्होंने 100 विकेट लिया है और भारत के पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में सबसे कम मैच में क्या लिया है, 100 विकेट लिया है। तो जसप्रीत बुमराह को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और लिखा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात के कच्छ के प्रायद्वीप में है और आप जानते हैं कि कच्छ के रण क्षेत्र में एक सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान का है। उसे क्या बोलते हैं, 24 डिग्री विवाद या सर क्रीक विवाद। कच्छ के रण क्षेत्र में जो हमारा विवाद है उसे कच्छ का रण क्षेत्र विवाद या सर क्रीक विवाद, या इसे ये दलदली भूमि है, सर क्रीक विवाद या 24 डिग्री विवाद के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर क्या स्थापित करने की घोषणा किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और बात करें कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विशाखापट्टनम में की गई है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक, तो ये तो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की बात हुई, सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट की बात हुई। सुजल योजना, सुजल योजना, सुजल योजना का संबंध हर घर नल से पेयजल देने की योजना है। हर घर नल से पेयजल देने की योजना है। इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने शुरू किया है। और उड़ीसा के पुरी, कहाँ पर, पुरी में आज क्या स्थिति है कि पुरी के सभी घरों में 24 घंटे उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल की सप्लाई है। 24 आवर उच्च गुणवत्ता पेयजल नल से हर घर में पुरी में दिया जा रहा है और भारत का इकलौता नगर है। भारत में ये ऐसा पहला नगर है जहां पर 24 घंटे हर घर नल उच्च गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हो रही है। यह अचीवमेंट दुनिया के कुछ देशों में है, लंदन में है और न्यूजीलैंड, ऐसे दुनिया के कुछ एक देश हैं जहां पर इस स्टैंडर्ड की व्यवस्था है। ठीक, तो आप जानते हैं उड़ीसा का संबंध कलिंग से है। कलिंग युद्ध किस राजा ने लड़ा था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था, ठीक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कलिंग युद्ध। तो जो लोग बता रहे हैं कि अशोक, बिल्कुल सही, अशोक, मौर्य सम्राट अशोक केवल एक युद्ध अपने जीवन काल में लड़ा, वो है कलिंग का युद्ध। और आजकल उस जमाने का कलिंग आज का उड़ीसा राज्य है। ठीक, चलिए, भारत में एक नए क्रूज सेवा की शुरुआत की है और वाराणसी से चुनार तक, कहाँ के बीच में, वाराणसी से चुनार तक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी के रविदास घाट से चुनार के किले तक एक क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। आप जानते हैं कि गंगा नदी पर हमारे प्रयागराज के नैनी से चलकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, ये क्या है, हमारा नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, नेशनल वाटरवे 1 है और उसी पर ये क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है वाराणसी से लेकर चुनार तक। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। रूस के कजान में संपन्न होने वाले शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में होना था, जो अब कब होगा, जनवरी 2023 में, कोविड की वजह से अब ये टल करके कहाँ चला गया है, जनवरी 2023 में। और वहाँ पर जो भारतीय टीम जाएगी उस भारतीय टीम के एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। ठीक है, तो सोनू सूद ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं और अपने तमाम चैरिटी के कारण हाल में चर्चा में थे। कोरोना काल में अपने चैरिटी के कारण इन्होंने लोगों की मदद की, इसलिए काफ़ी चर्चा में थे और इन्हें क्या बनाया गया है, शीतकालीन ओलंपिक 2022। तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि कहाँ संपन्न होगा, कब संपन्न होगा,
तो रूस के कजान में संपन्न होगा। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अयोध्या आजकल चर्चा में है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक बहुत बड़ा, एक तो धार्मिक और आस्था का केंद्र ही है और एक बहुत बड़े पर्यटन की संभावना भी है और वहाँ पर पूरे अयोध्या के विकास के प्लान चल रहे हैं। अयोध्या में स्थित जो हवाई अड्डा था उसका नाम अब क्या हो गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अब उसका नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या में स्थित हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। ठीक, चलिए तो ये हो गया हवाई अड्डे की बात। बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु की ओर। लिखा है मणिपुर के दो चीज़ों को, मिर्च और संतरे को जीआई टैग मिला है। तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का हमारा प्रदेश है, वहाँ के दो चीज़, मिर्च और संतरा। तो वो संतरा जो है वो एक खास संतरा है। उस संतरे की खास बात है कि वो काफ़ी गुणवत्तापरक है, विटामिन सी से भरपूर है और टामेंगलोंग संतरा, टामेंगलोंग जिला है। कौन सा संतरा, टामेंगलोंग संतरा को, जो विटामिन बी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और काफ़ी अपने रसीले स्वाद की वजह से जाना जाता है, वो उसे जीआई टैग मिला है। और इस जिले को, टामेंगलोंग जिले को क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ ऑरेंज, मणिपुर का बाउल ऑफ ऑरेंज, मणिपुर का संतरे का कटोरा बोलते हैं। किसको, वैसे तो संतरा के लिए प्रसिद्ध है हमारा महाराष्ट्र का नागपुर, संतरे के लिए प्रसिद्ध है कौन, संतरा नगरी बोलते हैं किसको, नागपुर को। लेकिन मणिपुर का टामेंगलोंग संतरा जो टामेंगलोंग जिले में होता है वो उसे जीआई टैग मिला है। और टामेंगलोंग जिला मणिपुर के क्या बोलते हैं, मणिपुर का बाउल ऑफ ऑरेंज। और ये मिर्च है, इस मिर्च की खास बात है काफ़ी जीवंत रंग होता है, काफ़ी अपने कलर, शानदार कलर के लिए इसके विशिष्ट स्वाद हैं। एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इस मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी से काफ़ी भरपूर होता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, इसलिए इसे जीआई टैग मिला है। तो मणिपुर के मिर्च और टामेंगलोंग संतरे को क्या मिला, जीआई टैग मिला है। और सिरांगखोंग हैथी, इसे राजा मिर्च भी क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजा मिर्च भी बोलते हैं। और सिरांगखोंग हैथी, और मणिपुर में इसे भगवान का उपहार माना जाता है। क्या मानते हैं कि ये भगवान का उपहार है। ठीक, चलिए तो ये जानकारी थी मणिपुर के मिर्च और संतरे की। और मिर्च खा लेने से थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ठीक ठाक रहता है, विटामिन सी और विटामिन कैल्शियम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए वर्ष 2030 तक, कब, वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण का जो लक्ष्य रखा गया है, वनावरण और वृक्षावरण को हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, 15% तक, 15% तक। अभी हमारे पास 6.8%, कितना है, 6.8% है। अब हम ले जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक इसे 15% तक पहुंचाना है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि मैदानी इलाके में पर्यावरण संतुलन के लिए, मैदानी इलाके में पर्यावरण संतुलन के लिए कम से कम कितने क्षेत्र में वनावरण आवश्यक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पर्यावरण संतुलन के लिए भारत में, पर्यावरण संतुलन के लिए कहीं भी किसी भी मैदानी इलाके में कम से कम कितने एरिया में वनावरण आवश्यक होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो जो लोग कमेंट दे रहे हैं 33% बिल्कुल सही दे रहे हैं, 33% आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और मैदानी इलाके में यह करीब 66% तक हो जाता है। पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में ये 66% तक होता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भारत में सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र वाला राज्य, एरिया में सबसे ज़्यादा वनावरण किस राज्य में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मध्य प्रदेश। ठीक, सबसे बड़े क्षेत्र में वनावरण कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। 7 सितंबर 2021 को पर्यावरण वन एवं मंत्रालय द्वारा दिल्ली के आनंद विहार में एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है, स्मॉग टावर लगाया गया है दिल्ली के
आनंद विहार क्षेत्र में, ठीक, वहाँ से फ्री प्योर एयर मिलेगी। तो देखिए हालात कहाँ तक आ गए हैं, क्लाइमेटिक चेंज, पर्यावरण प्रदूषण यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, रबी और खरीफ की। ठीक, तो 2022-23 के लिए 2022-23 विपणन वर्ष, जो व्यापार का वर्ष होगा 2022-23 फसली वर्ष के लिए जो समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 से बढ़ाकर 2015 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2015 कर दिया गया है। और अगर बात करें खरीफ की, तो खरीफ का विपणन वर्ष चल रहा है 2021-22 में है, जिसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी पिछले वित्तीय वर्ष में। 2021-22 में जो खरीफ का समर्थन मूल्य है वो सामान्य धान की बात करें तो सामान्य धान का 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया गया है। और पहले ग्रेड ए धान का मूल्य 1880 था, उसे 1960 कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अब अगला गेहूं का एमएसपी है वो है 2015, 1975 से वृद्धि की गई है। और जो सामान्य धान है उसका 1968 से बढ़ाकर 1940 कर दिया गया है प्रति क्विंटल, और 1880 से बढ़ाकर 1960 किसका कर दिया गया है? ग्रेड ए का। ठीक, तो ये है करंट अफेयर्स में हम लोग हैं, अपने करंट अफेयर्स में हैं। तो मित्रों ये इस सेशन का करंट अफेयर्स आप देख रहे थे, आप नोट्स बनाए होंगे। आपके चैनल पर जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स अपलोड है। आपको जाना है करंट अफेयर्स के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, और हर वीडियो पर करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजिक जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे भी लगाया गया है। उसका अभ्यास करें, लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं और उसका अभ्यास करें। और बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से हम देने का प्रयास करते हैं, जिससे आप बहुत ही कम परेशानी से अपने करंट अफेयर्स को तैयार रखें। याद रहे, करंट अफेयर्स हमेशा स्ट्रेटजिक होना चाहिए, करंट अफेयर्स का हमेशा स्ट्रेटजिक होना चाहिए, और सही समय पर करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, बाकी आप अपने चैनल के वेबसाइट गूगल www.studentclassesprayagraj.com पर जा करके करंट अफेयर्स के सेक्शन में जा करके आप सीधे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट ले सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक टेस्ट की तरह आपको आपके मार्क्स भी मिलेंगे, जिससे आप अपना 100 मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और फ्री नोट्स, पूरा विविध का नोट्स, जॉब अलर्ट, गाइडेंस, मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सब आपको अवेलेबल है। सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क आपके अपने वेबसाइट। तो आप अपने वेबसाइट पर जाना न भूलें, और अपने इस सेशन को लाइक करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लगातार आप स्ट्रेटजिक तैयारी में बने रहें, और स्ट्रेटजिक तैयारी का असर आप देख रहे हैं कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आज जिनकी तैयारी होती जा रही है वो लगातार सिलेक्शन लेते चले जा रहे हैं। ठीक, तो आज के सेशन में दीजिए इजाज़त, आज का सेशन पूरा हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही किसी खास क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।